हेलो दोस्तों, अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं और जीके में आपका नंबर बहुत कम आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके का एक टेस्ट देंगे और उन सभी क्वेश्चंस का जो है कंप्लीट एनालिसिस भी दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि पिएट्रा ट्यूरा वास्तुकला की गणना तकनीकी निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है। तो पिएट्रा ट्यूरा वास्तुकला की गणना जो है ताजमहल में पाई जाती है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो इसका की पॉइंट दिया है कि पिएट्रा ट्यूरा वास्तुकला की गणना तकनीकी ताजमहल में पाई जाती है। और पिएट्रा ट्यूरा जिसे पच्चीकारी भी कहा जाता है और अत्यधिक पॉलिश किए गए रंगीन पत्थरों का उपयोग करके छवियों को बनाने के लिए काटने और जड़ने की जड़ना तकनीकी के लिए एक शब्द है। और इस तकनीकी का उपयोग पहली बार 16वीं शताब्दी में रोम में किया गया था और बाद में इटली के फ्लोरेंस में विकसित किया गया था। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने 1631 से 1648 के बीच आगरा में बनवाया था। और अगला क्वेश्चन दिया है कि डेमसा किस भारतीय राज्य का एक आदिवासी नृत्य है। डेमसा को डिमसा भी कहा जाता है। तो डिमसा जो है आंध्र प्रदेश का है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डिमसा आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नृत्य है और यह मुख्य रूप से पोरजा जनजाति द्वारा किया जाता है। पोरजा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के बिजाग जिले के आदिवासी इलाकों में पाए जाते हैं और इसकी उत्पत्ति ओडिशा के कोरापुट जिले में हुई थी। और डिमसा नृत्य को विशाखापत्तनम का आधिकारिक नृत्य माना जाता है और यह मुख्य रूप से शादी के अवसरों के दौरान किया जाता है। और मोरी, किरीडी, तुमड़ू, डप्पू और जोडू कोमलू डिमसा नृत्य से जुड़े उपकरण हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में और महत्वपूर्ण नृत्य कौन कौन से हैं। लंबाड़ी है, आंध्र नाट्यम है, कोलातम है, बिलासनी नाट्यम जो है आंध्र प्रदेश का है डिमसा के अतिरिक्त। और कहना कि हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण नृत्य कौन है। तो हिमाचल प्रदेश में डेमन है, चोलम्बा डांस है, कयांग माला है। और मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण नृत्य कौन है। तो ग्रीडा डांस है, मटकी नृत्य है, फूलपति नृत्य है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण नृत्य कौन है। तो अरुणाचल प्रदेश में अजिलामू है, हिरी खनिंग है, पासी कोंगकी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न का सही मिलान करें। तो यहाँ कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद किससे मिलेगा। तो ये जो प्रथम बौद्ध परिषद है यह है महाकश्यप से मिलेगा, यानी कि पहला 2 से मिलेगा। और द्वितीय बौद्ध परिषद जो है यह मिलेगा सबकामी से। और तृतीय बौद्ध परिषद जो है यह मोगलीपुत्र तिम्स से मिलेगा। और चतुर्थ बौद्ध परिषद जो है वसुमित्र से मिलेगा। इसलिए इसका विकल्प नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और कह रहा है कि इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी की सतपत्नी गुफा में बुलाई गई और यह राजा अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित किया गया था। और प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भिक्षु महाकश्यप ने की थी। और प्रथम बौद्ध परिषद की कार्यसूची बुद्ध की शिक्षाओं, सुत और भिक्षुओं के लिए मठवासी अनुशासन और दिशा निर्देश विनय को संरक्षित करता है। और यह बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद आयोजित किया गया है। सुत और विनय का पाठ्यक्रम से भिक्षु आनंद और उपाली द्वारा किया जाता था। और इस परिषद में अधिधम्म पिटक का पाठ भी किया गया। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित की गई थी और यह काला शोका के संरक्षण में था। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सबकामी ने की थी। और द्वितीय बौद्ध संगीति की कार्यसूची विभिन्न उपविभागों की असहमतियों का निपटारा करना था। और इस परिषद ने महासांघिकी को विहित बौद्ध ग्रंथों के रूप में खारिज कर दिया। इसी कारण से यह परिषद ऐतिहासिक मानी जाती है। और कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति जो है 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और तीसरा बौद्ध संगीति जो मगध साम्राज्य में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और यह सम्राट अशोक के संरक्षण में था तृतीय बौद्ध संगीति। और तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। और तृतीय बौद्ध संगीति की कार्यसूची बौद्ध धर्म के विभिन्न विद्यालयों का विश्लेषण करना और उन्हें शुद्ध करना था। और इस परिषद के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए विभिन्न देशों में कई समूह भेजे। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है 72 ईस्वी में हुई थी।
कह रहा कि चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में बुलाई गई थी और यह सम्राट कनिष्क के संरक्षण में था। और इसके अलावा चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने की थी। और इस बौद्ध परिषद की कार्यसूची विभिन्न विचारधाराओं के बीच विभिन्न संघर्षों का समाधान करना था। और इस परिषद के बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय अलग हो गए थे। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृत निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजभाषा थी। तो यह जो प्राकृत थी जो ये सातवाहन राजवंश की राजभाषा थी, इसलिए इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि प्राकृतिक सातवाहन साम्राज्य की राजभाषा थी और सातवाहनों के हाल के शासन काल में यह प्राकृत का स्वर्ण युग था। सातवाहन के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में लिखे गए हैं। प्राकृत आम भाषा के साथ साथ साहित्य की भाषा भी थी। सातवाहनों ने अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में संस्कृत के बजाय प्राकृत को प्राथमिकता दी। प्राकृत प्राचीन भारत में बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषाओं और बोलियों के एक समूह को संदर्भित करता है। और कह रहा कि अगला क्वेश्चन है कि वो विदेशी तीर्थयात्री जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया वह था। तो यह ह्वेनसांग था जिन्होंने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि ह्वेनसांग या ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चीन से भारत की यात्रा की थी। ह्वेनसांग ने राजा हर्षवर्धन के दरबार का भी दौरा किया और अपने अनुभवों के बारे में लिखा। उन्होंने हर्ष के दरबार उनके जीवन का वर्णन किया और जो कुछ उन्होंने देखा उसका विस्तृत विवरण छोड़ दिया। उन्होंने उस दौर के आर्थिक सामाजिक जीवन और धार्मिक संप्रदाय के बारे में लिखा। उन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान राजस्व व्यवस्था का भी उल्लेख किया। ह्वेनसांग को तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण तीर्थयात्रियों के केंद्रों का दौरा किया था। इसके अलावा फायान एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दौरान भारत आए थे। आई चिंग एक चीनी यात्री था जो ह्वेनसांग की यात्रा के लगभग 50 साल बाद भारत आया था। वह बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थानों की यात्रा करने के लिए भारत आए थे। एक चीनी बौद्ध भिक्षु सुंगयू ने बौद्ध ग्रंथों की खोज में वर्ष 518 ईस्वी में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग का दौरा किया। उन्हें बौद्ध महारानी हु ने भेजा था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान का राज्यपाल था। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान जो है पंजाब का राज्यपाल था, इसलिए इसका विकल्प नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक उन्होंने अमित्र प्रांतों के विद्रोहों को प्रबल प्रभाव से कुचल दिया और साद्रव कानून और व्यवस्था का सहारा लिया। उन्होंने एक बेहतर डाक प्रणाली की संरचना की गयासुद्दीन तुगलक ने। और गयासुद्दीन तुगलक ने अपने युग में कृषि को प्रोत्साहित किया। और अलाउद्दीन खिलजी उनके द्वारा स्थापित प्रशासन प्रणाली संपूर्ण और कुशल थी। सुल्तान अलाउद्दीन ने पूरे विशाल साम्राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखी। उन्होंने बड़ी संख्या में जासूसों को नियुक्त किया और उन्होंने उसे लोगों की गतिविधियों और सरकार के उपायों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराया। कह रहा है कि गुलाम या मामलुक वंश जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक वर्ष तक चला था। और खिलजी राजवंश जो है 1290 से 1320 तक चला था। और तुगलक वंश 1320 से 1440 तक चला था। और सैयद राजवंश जो है 1414 से 1451 तक चला था। इसके अलावा लोधी राजवंश जो है 1451 से 1526 तक चला था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने किस किले का निर्माण करवाया था। तो ये जो 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने गोलकुंडा किले का निर्माण करवाया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है कि 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने गोलकुंडा किला बनवाया था। इसे सेफर्ड हिल या गोल्लाकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में किलेबद्ध गोलकुंडा से परे राजधानी का विस्तार करने के लिए हैदराबाद की स्थापना की। काकतीय वंश ने वारंगल के निकट एक छोटे से क्षेत्र पर शासन किया। प्रताप रुद्र ने 1163 ईस्वी में एक सप्रभु राज्य की स्थापना की। राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक गणपति देव और रुद्र महादेव थे। राजवंश ने देवी
काकती की पूजा की। यह परिवार काकतीय कहलाता था और काकतीय लोग स्वयंभव यानी शिव की भी पूजा करते थे। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये जो खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। इसका विकल्प नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुरु गोविंद सिंह वे सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और आस्था के 5 सिद्धांतों को, जिसे खालसा सिख हमेशा वशीभूत करते थे, को शामिल किया। यह है कि पंचककार, केस बिना कटे बाल, कंघा एक लकड़ी की कंघी, कड़ा कलाई पर पहना जाने वाला एक लोहे या स्टील का कंगन, कृपाण एक तलवार या खंजर, कच्छा चोटी जंघिया। और अगला है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। उन्हें आदि ग्रंथ नामक सिख ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण को संकलित करने का श्रेय दिया गया था। और गुरु अर्जुन देव अमृतसर में प्रसिद्ध हरमंदर साहिब का निर्माण कराया, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। और मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। और गुरु नानक देव का जन्म जो है 1469 में लाहौर के पास तलवंडी राय भोई गांव में हुआ था, जिसे बाद में ननकाना साहिब नाम दिया गया। और वह सिख धर्म के 10 गुरुओं में से पहले और सिख धर्म के संस्थापक थे। और उनकी लिखित रचनाओं को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित आदि ग्रंथ में शामिल किया गया था। और सुल्तानपुर में रहने के दौरान ही नानक ने 36 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया था। गुरु रामदास जो है सिख के चौथे गुरु थे और उन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र में शामिल नहीं था। तो काकोरी षड्यंत्र में जो है खुदीराम बोस जो है शामिल नहीं थी। इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि सचिंद्र बख्शी, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और कई और लोग काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे। काकोरी षड्यंत्र एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। और स्थान जो है काकोरी लखनऊ उत्तर प्रदेश से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। और यह डकैती हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सदस्यों ने की थी। इसके अलावा इस लूट में क्रांतिकारियों ने ट्रेन को रोक दिया और गार्ड के केबिन से 8,000 रुपये लूट लिए। और काकोरी षड्यंत्र के परिणाम निम्न को मृत्यु दंड दिया गया था: राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खान को, ठाकुर रोशन सिंह को और राजेंद्र लाहिड़ी को। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप में सेलुलर जेल में आजीवन कारावास कराया गया सचिंद्र बख्शी को और सचिंद्रनाथ सन्याल को। खुदीराम बोस का जन्म 13 दिसंबर 1889 हुआ था। इनके पिता का नाम त्रिलोकानाथ बोस था, माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था और वह सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे। वे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र में शामिल थे। उनके द्वारा एक ब्रिटिश न्यायाधीश डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की गई थी और 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस को सिर्फ 18 वर्ष की आयु में। और अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ग्रामीण क्षेत्र में किस स्थान पर हुआ था। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है यह फैजपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? फैजपुर में। इसलिए इसका विकल्प नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां अधिवेशन 27 और 28 दिसंबर 1936 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी महाराष्ट्र के जलगांव जिले में स्थित फैजपुर में आयोजित किया गया था। और यहीं पर पहली बार कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था। अधिवेशन में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया था। इसके अलावा पहला बॉम्बे अधिवेशन जो है WC बनर्जी राष्ट्रपति थे, उनके समय में हुआ था। और दूसरा कलकत्ता अधिवेशन जो है 1886 में दादा भाई नारोजी के समय में हुआ था। तीसरा मद्रास अधिवेशन जो है 1887 में पहले मुस्लिम अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयबजी को शासनकाल में हुआ था। और चौथा या इलाहाबाद अधिवेशन जो है 1888 में जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष के शासनकाल में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था।
तो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में आयोजित किया गया था। इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में लंदन में आयोजित किया गया था और यह 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित किया गया था। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी इरविन समझौता दूसरे गोलमेज सम्मेलन से जुड़ा है और दूसरे गोलमेज सम्मेलन को प्रतिभागियों के बीच मजबूत असहमति के कारण विफल माना गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की विफलता के कारण गांधी जी ने 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू किया और तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। और अगला क्वेश्चन है कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम जो है परशुड़ी है। इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि रावी नदी का वैदिक नाम परशुड़ी है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु के नाम से जानी जाने वाली 7 नदियों के समूह का उल्लेख है। पंजाब की 5 नदियों के साथ सरस्वती नदी 7 में से 6 नदियाँ बनाती हैं, हालांकि 7वीं अभी भी पुष्टि नहीं हुई है। वैदिक ग्रंथों में यमुना को यामी कहा गया है, जबकि बाद के साहित्य में नदी को कलिंदी कहा गया है। नदियों के ऋग्वैदिक और आधुनिक नाम हैं। शुतुर्दी नदी को सतलुज नदी कहा जाता है, परशुड़ी को रावी नदी, अस्किनी को चिनाव नदी, वितस्तता को झेलम नदी, विपाशा को ब्यास नदी। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये जो मूसी नदी है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि मूसी नदी तेलंगाना से होकर बहने वाली दक्कन के पठार में कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है और मूसी नदी को मूसी नुरू या मूसा नदी या मुचकुंडा के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। उस्मान सागर और हिमायत सागर इस पर बने बांध हैं जो हैदराबाद के लिए पानी के स्रोत के रूप में काम करते हैं।